हाँ जी, कैसे हैं आप सब। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं चौथा लेक्चर, जिसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को। किसको स्टडी करेंगे आज हम? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब हमारी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, मीन्स उसी को आप क्या कह सकते हो, केमिकल कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, जब आपस में केमिकल्स क्या होंगे, आपस में कंबाइन करेंगे, आपस में मिलेंगे। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड कुछ लॉज हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर आपको दे रखे हैं। जैसे कि कौन कौन से लॉ हैं आपके पास, आपको 5 लॉ के बारे में स्टडी करनी होती है। 5 लॉ कौन कौन से आएंगे? सबसे पहले जो लॉ आएगा वो आएगा आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सा लॉ आने वाला है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अभी इनको डिटेल में स्टडी करेंगे, फटाफट से एक बार इनके नाम सुन लीजिए। ठीक है, दूसरा जो लॉ आएगा वो आएगा हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। कौन सा लॉ है बच्चों? डेफिनेट प्रोपोर्शन का लॉ। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। थर्ड लॉ की अगर हम बात करेंगे तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। थर्ड लॉ कौन सा आएगा? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, उसके बाद जब मल्टीपल प्रोपोर्शन आप पढ़ लोगे, उसके बाद आप लोग पढ़ोगे गेलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गेलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, ये जो गेलुसैक का लॉ है, उससे पहले जितने भी 3 लॉ हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे मास से रिलेटेड होंगे। जो हमारा गेलुसैक्स का लॉ है वो किससे रिलेटेड है? वो हमारा वॉल्यूम से रिलेटेड है। और एवोगाड्रो जो लॉ है वो भी कहीं ना कहीं वॉल्यूम से ही रिलेटेड हमारा होता है। ठीक है, तो आज हम इन्हीं के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, तो फटाफट से इनको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले लॉ की तरफ। कौन सा लॉ है पहला हमारा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला लॉ कौन सा है हमारा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसने दिया था ये लॉ? एंटोनी लेवोसिए ने हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ है वो दिया था। क्लियर है बात यहाँ तक के? नहीं है ना? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। जिस तरीके से आप लोगों ने एनर्जी के लिए स्टेटमेंट पढ़ रखी है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, उसी तरीके से आपको क्या रखना है कि भाई मैटर जो है, मैटर या फिर मैटर क्या होता है? जिसके पास मास होता है या फिर जिसके पास वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बता रखी है ना, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो अगर कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर परफॉर्म की जा रही है, तो उसके अंदर ना तो मैटर आपका डिस्ट्रॉय होगा, ना ही वो कुछ नया फॉर्म होगा। उन्हीं के अलग अलग कॉम्बिनेशन से हमें अलग अलग प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहली बात आपको क्या रखनी है? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मैटर ना ही तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले लॉ की तरफ, जो कि हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट लॉ क्या कहता है हमारा? डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये लॉ जो दिया था वो आपको जोसेफ प्रोस्ट ने दिया था। किसने दिया था? जोसेफ प्रोस्ट ने हमारा जो लॉ है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये दिया था। ठीक है, इस लॉ के अंदर ये क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इस लॉ के अंदर ये कहते हैं, ही स्टेटेड दैट अ गिवन कंपाउंड always contains exactly the same proportion of the element by weight। ध्यान से सुनेंगे, स्टेटमेंट वाइज है, थोड़ा सा दिक्कत होगी समझने में, लेकिन कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए, a given compound always contains exactly the same proportion of element by weight। ध्यान से सुनेंगे, क्या बोला हमने कि एक गिवन कंपाउंड, कोई भी अगर आपको एक कंपाउंड दिया जाता है, ठीक है, वट एवर विद दिस सोर्स। देखिए वहां पे हमने समझा रखा है, अभी देखिए कि एक कंपाउंड है, अगर आप उसे कहीं से भी लेके आ जाइए, ठीक है, सेम अगर आप कंपाउंड लेके आए हैं तो उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन में मिलेंगे, एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन में देखने को हमें मिलेंगे। कैसे? बाय वेट। बाय वेट हमें बिल्कुल सेम प्रोपोर्शन में वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक बार ध्यान से थोड़े से सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। क्या बोला? ठीक है, एक केमिकल कंपाउंड, कोई भी केमिकल कंपाउंड, नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स इट हैज बीन ऑब्टेन्ड। ठीक है, कोई भी हमें कोई मैटर नहीं है कि कहाँ से हमने उस कंपाउंड को हमने ऑब्टेन करा है, उस कंपाउंड को हमने कहाँ से लिया है। ठीक है, ये चीज हमारे लिए मैटर नहीं करती। इट विल कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ वेट। ठीक है, जो भी एलिमेंट होंगे वो बिल्कुल एक फिक्स प्रोपोर्शन में, ठीक है, एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स प्रोपोर्शन, सेम फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट। अपने वेट के एक फिक्स प्रोपोर्शन में वो क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एक बार और देखिए, एग्जांपल जो लिया था हमारे प्रोस्ट ने, जो लिया था, ठीक है, प्रोस्ट ने एग्जांपल लिया था किसका? क्यूप्रिक कार्बोनेट का। इसका क्यूप्रिक कार्बोनेट का एग्जांपल इन्होंने लिया था। ठीक है, इन्होंने क्यूप्रिक कार्बोनेट लिया था दो तरीके का, एक तो लिया था इन्होंने नेचुरल, ठीक है, और एक इन्होंने लिया था क्यूप्रिक कार्बोनेट, कौन सा वाला? एक हमारा आर्टिफिशियल। ठीक है, कैसे वाला? आर्टिफिशियल। ठीक है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ठीक है, मजे की बात यह है कि भाई दोनों के तरीके की, दोनों ही सैंपल में, बोथ दी सैंपल
बोथ द सैंपल हैव सेम कंपोजिशन। ठीक है, प्रॉस साहब ने क्या करा था, हमारा एक क्यूप्रिक कार्बोनेट, ठीक है, क्यूप्रिक कार्बोनेट के दो सैंपल लिए थे, एक सैंपल लिया था नेचुरल वाला, एक लिया था आर्टिफिशियल वाला। तो देखने को ये मिला कि उसके अंदर जितने भी एलिमेंट थे वो सारे के सारे कैसे थे, एक सेम कंपोजिशन में हमें देखने को मिले थे। एक और एग्जांपल है, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आप ले सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल जैसे मैंने क्या ले लेता हूँ, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ वाटर का। किस चीज का एग्जांपल, हमारा वाटर का एग्जांपल मैंने ले लिया है। वाटर कौन सा, अब मैंने वाटर अलग अलग जगह से ले लिया। वाटर मैं पहले तो लिया है वही समुद्र से जाके, ठीक है, समुद्र में जाके मैं पानी लेके आ गया। ठीक है, एक मैंने करीब से अपने घर से ले लिया, कहाँ से ले लिया, टैप से। ठीक है, एक मैंने ले लिया अपने टैप से। एक तीसरा जो सोर्स है, तीसरा सोर्स मैंने क्या ले लिया, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ तीसरा सोर्स रेन ले लेता हूँ। ठीक है, तो भाई एक बार जो हमारा वाटर है वो हमने सी से लिया है, एक बार जो हमारा पानी है वो हमने कहाँ से लिया, टैप से लिया है, और अगली बार हमने कहाँ से ले लिया, रेन से ले लिया। अब एक्चुअल में बात चल किस चीज की रही है, बात चल रही है वाटर की। वाटर क्या होता है एक्चुअल में, वाटर मैं लूंगा, वाटर क्या होगा, H2O होगा। ठीक है, H2O होगा, सभी जानते हैं वाटर क्या होगा, H2O होगा। और H2O चाहे रेन का हो, चाहे टैप का हो, चाहे सी का हो, ठीक है, वो हमेशा क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम कंपोजिशन में। कि मतलब भाई हमारा H2O जो है उसके अंदर 2 ग्राम हमेशा हाइड्रोजन रहेगा, और जो कि 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होकर हमारी वाटर की फॉर्मेशन कर देता है। यहां तक आपको बात समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, तो यहां तक अगर किसी को भी कोई डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, यहां तक का नोट करेंगे, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले लॉ की तरफ, जो कि है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जो अगला लॉ है वो कौन सा है, हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमें डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था, डाल्टन साहब ने दिया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अब इस लॉ को ध्यान से समझेंगे, पहले ये कहना क्या चाहता, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, डाल्टन ने कहा कि अगर कोई भी दो एलिमेंट, कितने एलिमेंट, दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे, क्या करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे, मतलब कोई भी रिएक्शन अगर करते हैं तो वो क्या करेंगे, अगर वो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए। ठीक है, क्या कहा मैंने, दो एलिमेंट आपस में मिलकर एक से ज्यादा तरीके के कंपाउंड अगर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि अगर आप देखो यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, इफ टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, मोर देन वन कंपाउंड, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसके डिफरेंट मासेस हमारे यूज हो रहे होंगे। ठीक है, जो कि कंबाइन कर रहे हैं किसके साथ, डेट कंबाइन विद अ फिक्स मास ऑफ द अदर एलिमेंट, एक दूसरे अदर एलिमेंट जो हमने लिया था, दो एलिमेंट लिए थे ना, एक एलिमेंट के डिफरेंट मास दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ जब कंबाइन करेंगे, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे, तो जो हमारा क्या कहते हैं डिफरेंट मास जिसका यूज हुआ है उसके अंदर हमें एक स्मॉल होल नंबर का रेशियो देखने को मिल जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक कि नहीं। ठीक है, एक बार और मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में बता देता हूँ, देखेंगे ध्यान से। जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके, ठीक है, कंबाइन करके क्या करेंगे, दो से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर कोई एक एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट मास किसी एक दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ रिएक्शन करेंगे, मतलब कंबाइन होंगे, और क्या बनाएंगे, ठीक है, नए कंपाउंड जो बनाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, उसके अंदर जिसके डिफरेंट मासेस यूज हुए हैं उसके क्या होंगे, जो एक स्मॉल होल नंबर, उसका जो अगर आप देखोगे रेशियो निकाल के देखोगे तो क्या होगा, एक स्मॉल होल नंबर का आपको रेशियो देखने को मिलेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए जरा, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन can combine, hydrogen and oxygen can combine to form टू कंपाउंड्स। ठीक है, दो कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड कौन कौन से हैं, हमने दो कंपाउंड ले लिए, दो कंपाउंड, एक ले लिया हमने वाटर, ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक वाटर ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं हम हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परऑक्साइड। एक हमने ले लिया वाटर, एक ले लिया हमने हाइड्रोजन परऑक्साइड। वाटर क्या होता है सभी को पता है, H2O। हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है, H2O2। क्या होता है ये, H2O2 होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से ही बना हुआ है, ये भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से ही बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते, देखो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर
वाटर की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं और हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपस में मिलके हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। बात समझ आती है यहां तक कि नहीं आती? ठीक है, यहां पे अगर हम क्या करते हैं, H2 प्लस हाफ O2 से क्या बन जाएगा हमारा, H2O बन जाएगा। क्लियर हो रही है बात यहां तक कि नहीं हो रही? यहां पे अगर मैं देखूं तो H2 प्लस O2 और आपस में मिलके क्या बना लेंगे, H2O2 बना लेंगे। ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे कहना क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक स्मॉल होल नंबर रेशियो कैसे आया, ठीक है। तो जब हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिले, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है, 1 ग्राम होता है, ठीक है। अगर हमारा हाइड्रोजन का पूरा एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलकर बना हुआ है, 2 एटम के मिलने से बनता है, ठीक है। तो एक एटम का मास 1, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा, 2 ग्राम हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। 2 ग्राम इसका मास हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के एक एटम का कितना मास होता है, 16 होता है। एक एटम का कितना होता है, 16 होता है। और एक पूरे मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कितने का बनता है, 2 एटम का ही बनता है ऑक्सीजन का भी, ठीक है। ये भी डायटमिक है, ठीक है। तो क्या होता है हमारे पास, ठीक है तो ऑक्सीजन कितना हो जाता है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का होता है 32, बट यहाँ पे हमें 32 नहीं लिखना है क्योंकि हमें हाफ O2 बोला है। क्या बोला है, हाफ O2। हाफ O2 मतलब क्या होता है, O2 के अंदर 2 ऑक्सीजन एटम, हाफ का मतलब एक ऑक्सीजन एटम। एक ऑक्सीजन एटम का मास सभी को पता है कितना होता है, 16 ग्राम्स होता है। कितना होता है, 16 ग्राम्स होता है। अब आपको पता है, ठीक है, आपने क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, पहला कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था, ठीक है। 2 ग्राम 8 16 ग्राम मिलके कितना बनाएंगे, 18 ग्राम वाटर की फॉर्मेशन कर लेंगे। 18 ग्राम्स वाटर की फॉर्मेशन ये कर लेते हैं। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक कि नहीं हो रही? ठीक है, आगे देखेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही कंबाइन करें, लेकिन इस बार जो प्रोडक्ट है वो कुछ अलग है। प्रोडक्ट यहाँ पे हुआ, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना, H2 ले रखा है। H2 का मतलब पहले जैसे ही कितना, 2 ग्राम हाइड्रोजन ले लिया। बट इस बार हमारी जो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन का एक पूरा मॉलिक्यूल यूज हो रहा है। पूरा एक मॉलिक्यूल यूज होने का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, ऑक्सीजन के एक एटम का 16, एक पूरे मॉलिक्यूल का कितना होता है 32, क्योंकि 2 एटम होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के एक एटम का 16, तो 2 एटम का 32 ग्राम, कितना रखेंगे, 32 ग्राम। तो टोटल H2O2 को कितना हो जाएगा, 32 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 34, मतलब 34 ग्राम्स हमारा H2O2 तैयार हो जाता है। यहाँ तक बात सभी को समझ आती है कि नहीं आती? ठीक है। इसके बाद हमारा जो कंक्लूजन निकल के आता है, कंक्लूजन क्या निकल के आता है इसके अंदर हम लिख लेते हैं हमारा, ठीक है। कंक्लूजन ये निकल के आता है, यहाँ से हमें क्या समझ आता है, हमें ये समझ आता है कि जो डिफरेंट मासेज हैं, डिफरेंट मासेज किसके, डिफरेंट मासेज ऑफ ऑक्सीजन, डिफरेंट मासेज ऑफ ऑक्सीजन, डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने कितने मास यूज हुए, एक बार 16 यूज हुआ, एक बार 32 यूज हुआ, ठीक है, 16 एंड 32, ठीक है, 16 एंड 32 डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, कंबाइन with the fixed mass of hydrogen which is 2 grams। वो कितना है हमारा, 2 ग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हमें बात समझ आ जाती है। अगर यहाँ पे जो सिंपल होल नंबर रेशियो की बात करी गई है, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक बार 16 ग्राम यूज हुआ ऑक्सीजन, एक बार 32 ग्राम यूज हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये कट पिट के कितना आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा भाई। सभी को ये बात समझ आती कि नहीं आती? ठीक है, यही था हमारा डाल्टन का कौन सा लॉ, डाल्टन का लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक बार मैं और रिपीट करता हूँ, ठीक है। जब 2 एलिमेंट आपस में मिलेंगे और 2 से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, एक एलिमेंट के डिफरेंट मासेस यूज होंगे और एक एलिमेंट का फिक्स मास यूज होने वाला है, ठीक है। तो क्या होगा, जिसके डिफरेंट मासेस यूज हुए हैं, ठीक है, जिस एलिमेंट के डिफरेंट मासेस यूज हुए हैं, उसका जो होल, इसका क्या कहते हैं, अगर हम रेशियो निकाल के देखेंगे तो एक होल नंबर का रेशियो आएगा, एक स्मॉल होल नंबर का रेशियो हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। होप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए
अब बात करते हैं हमारे अगले लॉ की। ठीक है, कौन सा लॉ है अगला? गेलुसैक्स लॉ। अभी हमने पढ़ा था पहले गेलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, इसका नाम हमने देखा था। ठीक है, तो गेलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम ही हम क्यों कहते हैं? ठीक है, तो गेलुसैक्स साहब ने हमें ये बताया था कि जब भी गैसेस के बारे में बात चलेगी, किसके बारे में? पर्टिकुलरली जब हम गैसेस के बारे में बात करेंगे तो उसके समय पे हमें मास नहीं, वहां पे हमें क्या कंसीडर करना है? वॉल्यूम कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है हमें? वॉल्यूम कंसीडर करना होता है। बात समझ आती है यहाँ तक कि नहीं आती है? ठीक है, जब भी हम बात करेंगे किसकी? जब भी हम बात करेंगे गैसेस की, इन्होंने बताया जब गैसेस कंबाइन करती हैं, देखो ध्यान से, व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन एनी केमिकल रिएक्शन, जब कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है उसके अंदर अगर हमारी गैसेस कंबाइन कर रही है या फिर कोई गैसेस हमारी वहां पे प्रोड्यूस हो रही है, बन रही है, ठीक है, तो दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। अब ये क्या करते हैं? अभी पहले हमने पढ़ा था, ठीक है, उसके अंदर हमें मास का एक सिंपल वॉल्यूम, ठीक है, मास का एक सिंपल रेशियो था, लेकिन यहाँ पे किस चीज का सिंपल रेशियो है? वॉल्यूम का एक सिंपल रेशियो। प्रोवाइडेड, यहाँ पे जब भी आप वॉल्यूम की बात करोगे तो आपको एक बात और बहुत ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो आपका क्या क्या रहने वाला? टेम्परेचर एंड प्रेशर रहने वाला है, वो क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। बात समझ आती है कि नहीं आती? यहाँ पे आपको टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज नहीं करना है। अगर टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होता है तो इसका बहुत 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 तेजी से इफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर? हमारे वॉल्यूम के ऊपर। ठीक है, तो जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा, जैसे ही प्रेशर चेंज होगा, तो वॉल्यूम भी हमारा तुरंत चेंज हो जाएगा। अब इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है, ये सारी बातें हम अपने आगे वाले लेक्चर्स के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी को ये बात समझ आती है कि नहीं आती? ठीक है, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ठीक है, हमने क्या करा? कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर हम क्या देख रहे हैं? हम एक रिएक्शन देख रहे हैं। हमने क्या रिएक्शन देखी? हमारी जो हाइड्रोजन H2 गैस है वो किसके साथ रिएक्ट करती है? वो Cl2 गैस के साथ रिएक्ट करती है और क्या बना लेती है? ये बना लेती है आपका 2HCl गैस। ठीक है, क्या बना लेगी? 2HCl गैस को परफॉर्म कर देती है, बना देती है। क्लियर है बात यहाँ तक कि नहीं है? ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे को साफ साफ समझ आ रहा है कि मैं कैसे, अगर वॉल्यूम में बात करूँ तो कैसे कर सकता हूँ मैं? देखेंगे जरा ध्यान से, हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम, अगर मैं मानूं कि इसका एक वॉल्यूम, यहाँ पे कुछ नहीं तो मतलब एक है, ठीक है, इसका एक वॉल्यूम, यहाँ पे भी इसका एक ही वॉल्यूम होगा, ठीक है, एक वॉल्यूम, इसका एक वॉल्यूम, और यहाँ पे कितने वॉल्यूम बन रहे? 2 वॉल्यूम। ठीक है, कितने वॉल्यूम बन रहे हैं? 2 वॉल्यूम। तो एक वॉल्यूम इसका, एक वॉल्यूम इसका, जब आपस में मिलते हैं तो 2 वॉल्यूम हमारा HCl गैस प्रोड्यूस होती है। क्लियर है बात यहाँ तक कि नहीं है? ठीक है, जब एक वॉल्यूम हाइड्रोजन एक वॉल्यूम क्लोरीन के साथ मिलेगा, ठीक है, तो 2 वॉल्यूम HCl गैस को प्रोड्यूस करेगा। क्लियर हुई बात यहाँ तक कि नहीं हुई? ठीक है, यहाँ पे अगर एग्जांपल के तौर पे मैं ले लूँ, जैसे 10 ml मैंने ये लिया, ठीक है, ये भी मैंने 10 ml ले लिया, तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा इसका 2 गुना। कितना बनेगा इसका? 2 गुना, मीन्स 20 ml हमारा ये प्रोड्यूस हो जाएगा। आई होप सभी को बात यहाँ तक समझ आ रही होगी। ठीक है, तो चलिए एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक न्यूमेरिकल है हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर क्या पूछ रखा है? इसके अंदर बोला है हमारे पास 100 ml ऑफ हाइड्रोजन, 100 ml ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने ml है? 100 ml है। ठीक है, कंबाइन विद 50 ml ऑक्सीजन, किसके साथ कंबाइन करता है ये? 50 ml ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। टू गिव हाउ मेनी ml ऑफ वाटर वेपर, टू गिव हाउ मेनी ml ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर कितना बनाएगा? ठीक है, अब सबसे पहले आपको इसकी क्या कहते हैं, इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, मींस इसकी रिएक्शन आपको लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर होती है बात यहाँ तक कि नहीं होती? अगर मैं कहता हूँ तो यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख देता हूँ H2 प्लस हाफ O2, ठीक है, इससे बन जाता हमारा 1 मोल H2। क्लियर हुई बात यहाँ तक के नहीं हुई? ठीक है, कुछ बच्चे इस तरीके से करेंगे, वो भी गलत नहीं है। ठीक है, जैसे अगर करें तो ये क्या करेंगे? 2H2 ले लेंगे, ठीक है, O2 ले लेंगे और यहाँ पे 2H2O बना देंगे। समझ आई बात यहाँ तक कि नहीं आई? ठीक है, ये रिएक्शन भी आपकी 100% करेक्ट है और ये रिएक्शन भी आपकी 100% करेक्ट है, बिकॉज क्या है, दोनों ही रिएक्शन कैसे हैं? दोनों ही रिएक्शन आपकी एक बैलेंस रिएक्शन है। ठीक है, तो कोई बच्चा अगर इससे रख के सॉल्व करता है या इसे रख के सॉल्व करता है तो दोनों तरीके से ही वो सही होने वाले हैं। क्लियर है बात यहाँ तक कि नहीं है? ठीक है, कोई भी गलत इसमें से नहीं होगा। अब बात देखो फिर भी वही आ रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 1 मोल या फिर 1 वॉल्यूम मान लो। ठीक है, इसका 1 वॉल्यूम है, इसका कितना वॉल्यूम है? यहाँ पे 1 वॉल्यूम है, इसका कितना? हाफ वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम? हाफ वॉल्यूम। जब आप आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे? इसका 1 वॉल्यूम बना लेंगे। समझ आई बात यहाँ तक कि नहीं आई? इसी तरीके से यहाँ पे भी आप देख सकते हो सेम टू सेम, अगर मैं इसके 2 वॉल्यूम लेता हूँ तो मेरे को इसका 1 वॉल्यूम लेना पड़ेगा, तब कहीं जाके इसके 2 वॉल्यूम हमारे तैयार हो पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारी हाइड्रोजन गैस
ऑक्सीजन भी गैस और वाटर वेपर, मतलब कि वाटर भी गैसीय फॉर्म में बना है, हमारा गैस फॉर्म में बना है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको कंसीडर यहाँ पे कर रहे हैं। बात समझ आती है सबको यहाँ तक क्या नहीं आती है? ध्यान से सुनेंगे। देखो अब समझ में आ रहा दोनों तरफ से हमें, अगर मैंने एक लिया तो एक का आधा करूंगा तो यार आधा ही तो आएगा, ठीक है, एक वॉल्यूम का आधा मतलब आधा वॉल्यूम लेना पड़ेगा इसको और बना लेगा हमारा एक वॉल्यूम। इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखो तो ये भी बात सेम टू सेम ही है। अगर मैं दो वॉल्यूम ले रहा हूँ तो दो का आधा कितना होता है? एक होता है। दो का आधा कितना होता है? एक होता है। तो दो वॉल्यूम का आधा एक वॉल्यूम, यहाँ पे बनेगा हमारा टू वॉल्यूम। क्लियर है बात यहाँ तक? के नहीं है? तो वाटर वेपर कितना बनेगा अब आपको समझ आता है। हाइड्रोजन है आपके पास 100 ml, कितने ml है? 100 ml, ठीक है। तो हमारे पास ऑक्सीजन कितना? 50। चलो जी, ये भी बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। 100 ml का आधा ही तो चाहिए था, 100 ml का आधा चाहिए था, जिससे हमारा एक वॉल्यूम इसका तैयार हो जाता। अब ये 100 ml है तो ये भी कितना बनेगा सर? ये एक वॉल्यूम था तो ये भी कितना बना था? एक वॉल्यूम बना था। अगर ये 100 ml है तो ये भी कितना बनेगा? 100 ही ml बनेगा, ठीक है। कितना बनेगा? ये भी हमारा 100 ml बन जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है, जितना हाइड्रोजन लोगे उतना भाई उससे आधा अमाउंट आपको क्या लेना पड़ेगा? ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, और उसके जितना हाइड्रोजन लिया था उतना ही आपका क्या बन जाएगा? वाटर बनकर तैयार हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक के नहीं है? इसी तरीके से अगर आप इस वाली इक्वेशन को रख के सॉल्व करोगे तो भी आपको साफ साफ समझ में आता है। अगर मैं इसको दो वॉल्यूम लेता हूँ तो इसका एक वॉल्यूम, जैसे मैंने इसको 100 लिया तो मतलब 2 × 50 लिख दूंगा, तो इसको मैं 50 ले लूंगा तो हमारा ये 100 ml बन जाएगा। बात यहाँ पे भी सेम है। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा हमारा ये लॉ, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक के नहीं है? इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम एक सवाल करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल दिया है हमें, सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है इफ 60 ml ऑफ नाइट्रोजन, इफ 60 ml ऑफ N2 कंबाइन विद 60 ml ऑफ H2, ठीक है। अगर 60 ml नाइट्रोजन 60 ml हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है तो व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर। तो इनके रिएक्ट करने से जो मिक्सचर बनेगा, आगे जो मिक्सचर हमें मिलने वाला है, ठीक है, तो उसकी क्या कंपोजिशन रहने वाली है, हमसे ये पूछा है इसने, ठीक है। हमारे साथ साथ हमें क्या क्या दे रखा है? एक रिएक्शन भी दे रखी है। क्या दे रखा है हमें? N2 + H2 से हमारी एक रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन होता है। ये वाला रिएक्शन किसका साइन होता है? ये रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन होता है, ठीक है। इससे हमारा क्या बता रखा है? NH3 गैस की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक नहीं है? ठीक है, एक बार सभी बच्चे इसको ट्राई करेंगे। मैं 3 तक गिनती गाता हूँ, फिर उसके बाद मैं फॉर्म करूंगा, ठीक है, मैं करूंगा इसको, ठीक है। चलिए 1 2 3, चलिए मैं इसको ट्राई करता हूँ, ठीक है। अगर किसी को ट्राई करना तो पॉज करके ट्राई कर सकता है, वरना देखेंगे आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए हम बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं? इसके सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो रिएक्शन हमें दे रखी है, जो भी आपको इक्वेशन दे रखी है, वो बैलेंस्ड है या फिर नहीं है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पे N2 + H2 से हमारा NH3 बन रहा है। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है बट यहाँ पे तो एक ही नाइट्रोजन है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है बट यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो ये तो बैलेंस नहीं है, ठीक है। पहले हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तभी हम अपने लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे कैसे हम इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। अगर आपको पता हो, ठीक है, क्या करेंगे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, N2 + H2, ये रिएक्शन हुई, कितना बनेगा? NH3 मिलेगा, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ 2, ठीक है, 2 दूनी 4, ठीक है, और यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, तो ठीक है, सॉरी, N2 + 3H2 से हमारा क्या बन जाएगा? 2NH3 बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक कि नहीं है? N2 + 3H2 से क्या बना जाएगा हमारा? 2NH3। 2 नाइट्रोजन है यहाँ पे भी, 2 नाइट्रोजन यहाँ पे भी, 3 दूनी 6, 6 हाइड्रोजन एटम यहाँ पे भी, 3 दूनी 6, 6 हाइड्रोजन एटम हमारे यहाँ पे भी आ चुके हैं। बैलेंसिंग आप लोगों ने 10वीं क्लास में सीख रखी होगी, ठीक है। अगर किसी को नहीं आती है, करते करते भी सीख जाएंगे, बाकी हम आगे आपको करने भी सिखाएंगे। समझ आई बात यहाँ तक के नहीं आई, है ना? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमारे पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन मिल चुकी है, जिससे हम अपने गैसियस वॉल्यूम का अंदाजा लगा सकते हैं। क्लियर हो रही बात यहाँ तक के नहीं हो रही है? ठीक है। जैसे अगर आप देखते हो तो नाइट्रोजन आपको क्या कह रहा है यहाँ पे? अगर मैं लिखूं तो भैया हमारे पास क्या रहेगा? एक वॉल्यूम, ठीक है। आगे क्या है? कुछ नहीं है, तो मतलब एक मान सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो इसका एक वॉल्यूम, इसका एक वॉल्यूम होगा तो इसके कितने वॉल्यूम लगेंगे? हमारे 3 वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम? 3 वॉल्यूम। क्लियर है बात यहाँ तक के नहीं है? और हमें NH3 कितना मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा 2 वॉल्यूम, हमें NH3 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 2 वॉल्यूम NH3 हमारे पास मिल जाएगा। अब देखते हैं हमारे पास अमाउंट दे कितना रखा है। 60 ml N2, 60 ml H2, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट इनको लिखता हूँ, ठीक है, अगर मैं लिखूँ 60
यार 60 अगर मैं नाइट्रोजन ले लेता हूँ तो मेरे को कितने चाहिए होगी हाइड्रोजन, इसकी 3 गुना। कितनी चाहिए इसकी? 3 गुना। अगर मैं एक लेता हूँ तो 3 वॉल्यूम, अगर मैं 60 लूंगा तो मेरे को 180 ml चाहिए रहेगा ऑक्सीजन, तब कहीं जाके हमारे पास कितना 120 ml हमारे पास NH3 तैयार होगा। लेकिन आपको क्या पता है, आपको दिया कितना 60 एंड 60, तो भाई ये तो अगर ये है हमें कितना है, कितना चाहिए इसके हिसाब से 180 चाहिए, 60 ml है तो 180 ml चाहिए, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज हमारे पास कितनी है, ओनली 60 ml बाकी है। कितनी है हमारे पास? 60 ml। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा, 60 ml हाइड्रोजन है, तो इसके रिस्पेक्ट से हम लगा के इसको आगे फॉलो करेंगे। ध्यान से सुनेंगे, बच्चे ये गलती करते थे सीधे इसको लगा के सीधे ही सॉल्व कर देते हैं, वो हो जाती है गलती। ध्यान से देखेंगे कि आपके पास दिया कितना गया है। ठीक है, अगर आप इसका 1 वॉल्यूम लोगे तो इसका 3 वॉल्यूम लेना पड़ेगा, तब कहीं जाके इसका 2 वॉल्यूम तैयार होगा। तो अब देखिए, मान लेते हैं हम सीधा सीधा हाइड्रोजन हमारे पास है, क्या कहते हैं 60 ml हमारे पास हाइड्रोजन गैस दे रखी है वो है। अब इसके रिस्पेक्ट में नाइट्रोजन कितना चाहिए, इसका क्या कहते हैं, इसको 3 से डिवाइड कर दो, आपको पता लग जाएगा कितनी चाहिए। तो अगर मैं 3 से इसको डिवाइड करता हूं तो कितनी आएगी मेरे पास, ये 20 ml। कितनी लगेगी? 20 ml लगेगी। चलो जी, यहाँ तक सबको बात समझ आती है कि नहीं आती? 20 ml ये हुआ, 60 ml ये। अब हमें पता है इसका 1 वॉल्यूम जितना होगा, इसका 2 वॉल्यूम होगा, इसका 3 वॉल्यूम होगा। ठीक है, 20 का 2 गुना करो 40, 20 का 3 गुना करो 60 आ जाएगा। ठीक है, 20 ml ये हो गया, 60 ml ये हो गया, तो हमारा कितना बनेगा ये 2 वॉल्यूम मीन्स 20 का 2 गुना। 20 का 2 गुना बोले तो कितना होता है 40 ml। कितना होता है 40 ml होता है। बात समझ आ रही है यहाँ तक कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो हमारे पास देखो रिएक्शन भी कंप्लीट हो गई है और हमारे पास कोई गड़बड़ी भी नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान देनी है। क्या ध्यान देने वाली बात है कि भाई जो हमारे पास रिजल्टेंट, हमसे पूछा क्या है, कंपोजिशन ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर। जो आपका रिजल्टेंट मिक्सचर आएगा उसकी क्या कंपोजिशन होगी। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, ठीक है, फाइनल रिजल्ट क्या आता है, हमारा फाइनल रिजल्ट क्या कहता है, फाइनल रिजल्ट हमें बताता है कि भाई साहब हमारे पास बन चुकी है कितनी 40 ml अमोनिया। ठीक है, NH3 हमारे पास कितना बन चुका है 40 ml। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास अभी नाइट्रोजन बाकी है, बिकॉज नाइट्रोजन इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन दिस रिएक्शन। आप देख सकते हो कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो तो 60 ml पूरा का पूरा इस्तेमाल हो गया है। ठीक है, हाइड्रोजन हमारा 60 ml पूरा का पूरा इस्तेमाल हो गया है, बट यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो 60 ml हमें दिया था, बट उसका अमाउंट क्या हुआ, अमाउंट हमने कम ही इस्तेमाल करा है। ठीक है, अब जितना दे रखा है उसमें से कम तो कर सकते हो ना। ठीक है, अगर आपके पॉकेट मनी मान लो 100 रुपए है तो भाई आप 100 से कम का ही तो खर्चा करोगे। अगर आप पूरे 100 खर्च कर दोगे या 100 से कम खर्च करोगे तो अब तक तो ठीक है, लेकिन 100 से ज्यादा खर्च करोगे तो धारी हो जाएगी ना भाई मेरे। ठीक है, तो यही है कि हमारे पास जितने देने रखी तो आगे खर्च कहाँ से कर दोगे आप। क्लियर है बात यहाँ तक के नहीं है? ठीक है, तो हमारे पास NH3 मिल जाएगा 40 ml और रिमेनिंग नाइट्रोजन। ठीक है, रिमेनिंग नाइट्रोजन N2 गैस जो है वो रिमेनिंग है। कितनी रिमेनिंग है, ये भी 40 ml रिमेनिंग है। क्लियर है बात यहाँ तक कि नहीं? तो रिजल्टेंट मिक्सचर जो था हमारा, फाइनल जो मिक्सचर था उसके अंदर हमारे पास देखने को मिलेगी 40 ml अमोनिया गैस और 40 ml N2 जो कि अनरिएक्टेड है। रिमेनिंग बोलो या बोलो कि अनरिएक्टेड या फिर बोलो ठीक है डज नॉट, जो कि रिएक्ट हमारी नहीं करी। बात समझ आती है यहाँ तक कि नहीं आती है? ठीक है, चलिए बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में भाई आपके लिए 24 घंटे खुला है। जिस समय भी आप मैसेज करेंगे, ठीक है, जिस समय भी आप कमेंट करेंगे आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक कि नहीं है? ठीक है, करिए इसको जल्दी से। देखिए अब बात करते हैं हमारे आखिरी लॉ की, जो कि है एवोगाद्रोस लॉ। ठीक है, एवोगाद्रोस लॉ करेंगे, फिर इसके बाद हम इस लेक्चर को यहीं पे खत्म कर देंगे। ठीक है, बाकी की बातें हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, तो इस लॉ के अंदर क्या कहा गया है ध्यान से समझेंगे। ठीक है, एवोगाड्रो साहब ने जो लॉ दिया था, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने भी अपने क्या कहते हैं गैसेस से रिलेटेड ही एक लॉ दिया है। इन्होंने कहा है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस। ठीक है, गैसेस के अगर हम इक्वल वॉल्यूम लेते हैं एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, कंडीशन आपको यहाँ पे भी याद रखनी है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैंने अभी आपको पहले भी बताया था जब भी गैसेस की बात करेंगे तो हम टेम्परेचर और प्रेशर का जरूर ध्यान रखेंगे। क्लियर है बात यहाँ तक के लिए? बिकॉज टेम्परेचर और प्रेशर जैसे ही चेंज होता है तो हमारी क्या कहते हैं ये सारी कंडीशंस भी क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं। क्लियर है बात यहाँ तक के नहीं है? ठीक है, equal volume of gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecule, should contain equal number of molecule। ठीक है, should contain equal number of molecule।
इन्होंने क्या कहा कि भाई अगर हम गैसेस के इक्वल वॉल्यूम्स लेते हैं, अगर हम गैसेस के क्या करते हैं, इक्वल वॉल्यूम्स को लेते हैं, तो वो जो इक्वल वॉल्यूम्स होंगे ना, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या पर्टिकुलर प्रेशर के ऊपर क्या होगा, उनके अंदर जो हमारे पास उसके अंदर क्या होगा, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, उनके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। इस लॉ के अनुसार हम क्या बोल सकते हैं, इस लॉ के अनुसार हम बोल सकते हैं कि भाई वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। बट एक और बात क्या याद रखनी है, ठीक है, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन मींस टेम्परेचर और प्रेशर आपका क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ध्यान से समझेंगे, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, इस तरीके के हमने वॉल्यूम्स ले रखे हैं, ठीक है। एक वॉल्यूम ये हो गया, एक वॉल्यूम ये हो गया, ठीक है, और एक वॉल्यूम हमने ये ले लिया, ठीक है। इस तरीके के हमने हमारे 3 जगह ले लिया। मान लीजिए हमारा क्या है, 100 ml ये भी है, ये भी 100 ml है, और ये भी कितना है, 100 ml। क्लियर है बात यहाँ तक कि नहीं? इसके अंदर मैंने क्या डाल दी, मान लो इसके अंदर मैंने डाल दी ऑक्सीजन, क्या डाल दी, ऑक्सीजन, O2 गैस डाल दी, ठीक है। मैंने इसके अंदर क्या डाल दी, O2 गैस डाल दी। यहाँ पे डाल दी मैंने N2 गैस, यहाँ पे क्या डाल दी मैंने, N2 गैस। और यहाँ पे मान लो कोई और सी, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल अमोनिया, ठीक है, NH3 हमने गैस यहाँ पे डाली है। अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेशर को क्या कर दूं, कांस्टेंट कर दूं, टेम्परेचर प्रेशर में क्या कर दूं, अगर कांस्टेंट कर दूं, तो दीज डिफरेंट डिफरेंट गैसेस, ठीक है, जिनका इक्वल वॉल्यूम है, सारी की सारी किसमें, 100 ml के, ठीक है, कंटेनर में है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, ये सारे के सारे क्या होंगे, सब के अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। मान लिया मैंने इसके अंदर x मॉलिक्यूल्स है, कितने मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर, मैंने कैलकुलेट कर दो, x मॉलिक्यूल्स मेरे को देखने को मिल गए। तो सेम इसमें भी x मॉलिक्यूल ही मेरे को देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर भी कितने मॉलिक्यूल होंगे बच्चों, यहाँ पे भी हमारे x मॉलिक्यूल ही होंगे। आ रही बात समझ के नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए एक सिंपल से एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये बोतल है, ठीक है। इस बोतल के अंदर मैंने क्या करा, हमारे इस रूम टेम्परेचर कितना मानते हैं हम, 25 डिग्री सेल्सियस हम रूम टेम्परेचर मान लेते हैं। क्लियर हो रही बात यहाँ तक की नहीं हो रही है, ठीक है। अब रूम टेम्परेचर, और अभी हम सब पे आपको याद रखना, अभी हम सबके ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है एटमॉस्फेयर की वजह से, 1 atm प्रेशर हम पे लगता है। 1 atm मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। तो इस प्रेशर के ऊपर अगर मैं इस बोतल के अंदर, अगर मैं क्या करता हूँ, इस बोतल के अंदर कोई गैस भरता हूँ, जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिया था, मान लो मैंने क्या कहते हैं, टेम्परेचर प्रेशर फिक्स कर दिया, वॉल्यूम भी फिक्स हो गया, ठीक है। वॉल्यूम फिक्स होने के बाद अगर मैं चाहे इसके अंदर ऑक्सीजन भरूं, चाहे मैं इसके अंदर नाइट्रोजन भरूं, और चाहे मैं इसके अंदर अमोनिया भरूं, या कोई भी अदर गैस कोई सी भी लेके अगर मैं भरता हूं, ठीक है, तो पर्टिकुलर टाइम पे जब मैं देखूं, जैसे मैंने ऑक्सीजन डाली, तो जितने मोल ऑक्सीजन के होंगे, ऑक्सीजन को पूरा इवैक्यूएट करने के बाद, पूरा निकालने के बाद क्या करेंगे, जैसे ही हम नाइट्रोजन को इसके अंदर डालते हैं, तो नाइट्रोजन के भी उतने ही हमें मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं इसके अलावा कोई और सी गैस डालता हूं, जैसे अमोनिया डाली, हाइड्रोजन डाली, या कोई और सी भी गैस अगर हम इसके अंदर भरेंगे, तो हमें उतनी ही क्या कहते हैं, उतने ही मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे। आई होप सभी को ये बातें सारी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आज हमने पढ़ा है हमारे क्या कहते हैं, सारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में, ठीक है। जितने भी लॉ थे हमारे, हमने सारे कंप्लीट कर लिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए, ठीक है। आगे की बातें हम हमारे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर, ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की जो बातें हैं सारी, वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, ठीक है, वो देंगे हम उसको, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक के लिए, आगे बढ़ते हैं ना। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।